पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम अरिस्टोटल का अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने प्लेटो और प्लेटो से जुड़े हुए विभिन्न विचार मतों, उनके द्वारा दिए गए दर्शन, उनके द्वारा दिए गए विचारों का अध्ययन किया। आज हम प्लेटो के प्रिय शिष्य अरिस्टोटल का अध्ययन करेंगे और अपने अध्ययन की शुरुआत हम इसी बिंदु से करेंगे कि क्या अरिस्टोटल के बारे में जो कहा जाता है वो कथन सत्य है, और अगर वो कथन सत्य है तो वो कथन उसके आधार क्या हैं, लॉजिक क्या क्या हैं। तो अरिस्टोटल के बारे में जो एक स्टेटमेंट आता है कि क्या अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे। अरिस्टोटल एज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इस कोटेशन के आधार पर आज हम अपने अरिस्टोटल के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। अपने अगले आने वाले व्याख्यान में हम अरिस्टोटल की जीवन पद्धति और उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में प्रकाश डालेंगे। प्रोफेसर मैक्सी अपनी पुस्तक लिखते हैं, वेस्ट ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स से जुड़ी हुई उनका जो आलोचनात्मक विश्लेषण है उस पर उनकी पुस्तक है पॉलिटिकल फिलोसफीज। उसमें प्रोफेसर मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो प्रोफेसर डनिंग की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से प्रारंभ होता है। तो इन स्टेटमेंट्स के महत्व को समझते हुए हम आज ये देखेंगे कि अरिस्टोटल को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से यह उपाधि सोक्रेटिस को नहीं मिली, यह उपाधि प्लेटो को नहीं मिली, लेकिन ये उपाधि अरिस्टोटल को मिली। तो हम अब अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बिंदुओं को पॉइंट आउट कर देता हूं, जिस पर अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है अरिस्टोटल को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। स्टेट के संबंध में उनके विचार थे, वो गवर्नमेंट के संबंध में उनके विचार हैं, वो देखिए उनका अगर विश्लेषण किया जाए, उनका अध्ययन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित उनके विचारों का अध्ययन किया जाए, सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता के संबंध में उनके विचारों का अध्ययन किया जाए, लॉ अर्थात कानून के संबंध में उनके विचारों को देखा जाए, और एक उससे भी हटके अगर देखें तो कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिक्स, हालांकि उन्होंने कभी भी जियोपॉलिटिक्स जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उससे जुड़ी हुई जियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स से संबंधित उनके विचार देखे जाए। इन सभी विचारों के अंदर, इन सारे के सारे विचारों के अंतर्गत वो सारे तत्व नज़र आते हैं जो एक साइंटिस्ट में नज़र आते हैं, जो एक वैज्ञानिक में नज़र आते हैं। इसलिए प्लेटो को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है। ये जो मैंने कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट जैसे बताए ये थे। तीन और फैक्टर इसके पीछे मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। एक तो पहला था, उन्होंने मानने का पीछे जो पहला जो रीजन था वो ये था कि उन्होंने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। इससे पहले अगर हम देखें तो अरिस्टोटल ने जिस पद्धति का प्रयोग किया गया था वो डिडक्टिव थी, चीज़ के अंदर वो निगमनात्मक पद्धति थी, जबकि अरिस्टोटल ने इंडक्टिव मेथड्स का यूज़ किया, अर्थात आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। ये आगमनात्मक पद्धति क्या है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो उसमें एक और जो कारण है कहने के पीछे वो है ये है कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में पॉलिटिकल साइंस को स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया। मैं यहाँ बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, यद्यपि इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में पूरी तरह से वो स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन इस दिशा में उन्होंने बहुत ही ठोस प्रयास किया, जिसके लिए कहा भी जाता है कि राजनीतिक शास्त्र को उन्होंने नीति शास्त्र से पृथक करने का प्रयास किया। और तीसरा जो मेजर जो कंपोनेंट है वो है उनकी रियलिस्टिक अप्रोच, यानी कि वो एक आदर्शवादी विचारक नहीं थे बल्कि एक यथार्थवादी विचारक थे। तो ये तीन फैक्टर अलग रहे कि उन्होंने अपने डिसिप्लिन को इंडिपेंडेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इंडक्टिव मेथोडोलॉजी का यूज़ किया और रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया। तीन ये फैक्टर थे। और उसके साथ जो उसके बाद में जो मैंने बताया, स्टेट के संबंध में उनके विचार, कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में उनके विचार, सिटीजनशिप के संबंध में उनके विचार, गवर्नमेंट के संबंध में उनके विचार, लॉ के संबंध में उनके विचार, और जियो
इको पॉलिटिक्स के संबंध में उनके विचार हैं, यानी कि राजनीति पर पड़ने वाले भौगोलिक और आर्थिक कारकों के प्रभाव के संबंध में उन्होंने जो सांगोपांग विश्लेषण किया गया है, इन के आधार पर ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर अरिस्टोटल को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा गया है। तो हम बिंदुवार इन टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। तो पहला जो हम बात करते हैं राज्य के संबंध में उनके विचार। यद्यपि अरिस्टोटल से पहले भी राज्य के संबंध में विचार किया, यूनान में भी उसके संबंध चिंतन हुआ, प्लेटो ने भी उससे चिंतन किया, और बहुत सारे कन्फ्यूशियस जो विचारक थे उनका भी रहा है, सब प्रकार के सोफिस्ट विचारक थे उनका भी अपना विश्लेषण रहा है। लेकिन राज्य के बारे में जो एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में उसका क्रमबद्ध रूप से जो निरूपण किया गया, वैसा निरूपण किसी भी पहले के विचारक ने ऐसा करने में असमर्थ रहा था। राज्य का जन्म कैसे होता है, राज्य का विकास कैसे होता है, संविधान की रचना कैसे होती है, सरकार का निर्माण कैसे होता है, नागरिकता की व्याख्या का चाहे सवाल हो, चाहे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, चाहे राज्य के अंदर क्रांति से संबंधित जुड़े हुए विषय हों, इन समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर जो आज के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, उन सारे के सारे इन इश्यूज़ के ऊपर अरिस्टोटल ने डिस्कोर्स किया, पूरा का पूरा अपना चिंतन इसके संबंध में प्रस्तुत किया उन्होंने कि संविधान क्या होता है, संविधान की रचना कैसे होती है, सरकार में कितने अंग होते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, नागरिकता होती क्या है, उसकी पूरी व्याख्या उन्होंने की है। कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किया गया है। वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से क्रांतियाँ होती हैं, क्रांति होती क्या है, क्रांति को रोक कैसे सकते हैं, जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण विषय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीति में हमें प्रभावित करते हैं। अरिस्टोटल ही वो पहला विचारक था, अरिस्टोटल ही वह पहला विचारक था जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मनुष्य एक मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। उन्होंने व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी बताया, और इसके बहुत ही दूरगामी और इसके मतलब भविष्यगामी परिणाम आज भी हमारे राजनीति विज्ञान में परिलक्षित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राज्य की पूर्णता के संबंध में जो क्रमबद्ध अध्ययन उन्होंने किया, वो उनको राजनीतिक वैज्ञानिक मानने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, संविधान के बारे में प्लेटो का जो विचार है, जिस समय की बात हम करें, प्लेटो के काल की बात करें, अरिस्टोटल के काल की बात करें, तो वहाँ पे संविधान जैसी किसी भी बात का चिंतन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज हम संविधान के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में और उस समय में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन अरिस्टोटल के काल को अगर देखा जाए तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जैसी शब्द की शब्दावली का प्रयोग ही बहुत बड़ी बात थी, जबकि उन्होंने तो संविधानों के वर्गीकरण का भी फार्मूला प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर ने अरस्तु की जो पुस्तक थी, जो महानतम पुस्तक जिसको कहा जाता पॉलिटिक्स, उसको अनुवाद करते हुए लिखा है। उसका अनुवाद उन्होंने ट्रांसलेशन करते हुए है, अगर कोई यह पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स ने सामान्य यूरोपीय विचारधारा को उत्तराधिकार के रूप में क्या दिया, मतलब ये अगर कोई पूछे कि इस महानतम ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है यूरोपीय विचारधारा के अंदर, तो वो कहते हैं, मैं एक ही शब्दों में कहूँगा और वह कहूँगा संविधान शास्त्र। वास्तव में संविधान के बारे में जितना विस्तृत अध्ययन हमें अरस्तु की पॉलिटिक्स में मिलता है, उतना अन्यत्र कहीं भी हमें नहीं मिलता है। दुनिया में राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हो रहा था, संविधान पर व्यक्त अरस्तु के विचार कल के जैसे विचारों से ही मालूम पड़ रहे हैं। अतः है यही वजह है चीज़ के अंदर अरस्तु को संविधान और संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। संविधानों का जो क्लासिफिकेशन प्लेटो से उत्तराधिकार में उन्हें मिला, उस क्लासिफिकेशन को उनको हूबहू अपने अध्ययन में नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने अपनी जो एकेडमी थी जिसका नाम उन्होंने लीशियम दिया था, उस लीशियम के अंदर उन्होंने प्लेटो के विचारों का एक रिसर्च, एक आनुवांशिक दृष्टि से उनका अध्ययन किया और उसके बाद अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। संविधान और राज्यों के वर्गीकरण इसलिए मूल रूप से अरस्तु के नाम से ही जोड़ा जाता है, न कि प्लेटो के नाम से। यद्यपि इससे पहले प्लेटो ने भी दिया है इसके बारे में, लेकिन उसके नाम मूल रूप से नाम जोड़ने के पीछे अरिस्टोटल नाम ही जोड़ा जाता है। संविधान का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय रहा है। ध्यान रखने वाले मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो मुख्य विषय रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन में रहा है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन हम कहीं ना कहीं अरिस्टोटल के विचारों में भी पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो नागरिकता के संबंध में व्याख्या। अरस्तु ने
अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे भाग के अंदर सिटीजनशिप के बारे में विस्तार से व्याख्या दी है। उनके अनुसार राजनीति शास्त्र के लिए है बहुत सहायक और आधुनिक नागरिक की परिभाषा को निर्धारित करने में मार्गदर्शक सिद्धांत आज भी सिद्ध हुई है। नागरिकता संबंधी विषय के अध्ययन के लिए आगे चलकर विद्वानों ने अरस्तु के इन मूल विचारों को अपना आधार बनाया और उन्हीं मूल विचारों के आधार पर उन्होंने अपना अपना मत प्रतिपादित किया। नागरिकता का विचार अरस्तु की एक मौलिक देन है, ये एक मौलिक देन है उनकी, इसलिए जिसके लिए राजनीति शास्त्र उनका सदा ऋणी रहेगा। तो देखो, दूसरी बात जो हम देखें, सिटीजनशिप की उसकी जो अवधारणा थी वो एक ओरिजिनल थी चीज़ के अंदर, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं थी, वो ओरिजिन उन्हीं के द्वारा प्रदत्त की गई थी। तो इसलिए भी दूसरा यह महत्वपूर्ण आधार उनके लिए बनता है। तीसरा, अगर हम बात करें चीज़ के अंदर सरकार के संबंध में, आज सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अरस्तु ने अपने समय में ही सरकार के इन 3 अंगों को निर्धारित कर दिया था, यद्यपि उनका जो नामांकन था वो कुछ अलग था आज से। जो पहले अंग था उसका नाम था नीति निर्धारक, दूसरे अंग का नाम था प्रशासनिक और तीसरे का नाम था न्यायिक। ये 3 अंग का उन्होंने अपने अध्ययन में पहले ही विश्लेषण कर दिया गया था, जिसका कि आज हम सरकार के तीनों अंगों के रूप में अध्ययन करते हैं। ये अरिस्टोटल द्वारा प्रतिपादित शासक के अंग आज के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के ही समान हैं। अरस्तु ने इन विभिन्न शासकीय अंगों के संगठन, उनके कार्यक्षेत्र, उसकी शक्तियों के बारे में विचार प्रस्तुत किया। अरस्तु की यही खोज है, मतलब शक्तियों के पृथक्करण, उनके कार्यक्षेत्र का जो डिस्कोर्स उन्होंने किया, और ये डिस्कोर्स आगे चलकर बैलेंस शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा बन गई। तो सरकार के संबंध में उनका जो अध्ययन था, उस अध्ययन ने आज जो समसामयिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन का आधार है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सरकार के अंग, उसका भी आधार यह मिलता है। अगला अगर हम बात करें चीज़ के अंदर, वह थी सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ की बात। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में विचार प्रस्तुत किया गया है। अरस्तु ने किसी भी प्रकार से इस मत को प्रतिपादित नहीं किया कि दुनिया के सर्वाधिक, जो सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह शासन करेगा या वह शासक का आधार बनेगा, उसके आधार पर शासन चलेगा, जैसा कि प्लेटो ने अपने अतिमानवीय शासन के सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित किया। प्लेटो एक ऐसे अतिमानव की खोज करता है जो आदर्श राज्य का निर्माण कर सके, जबकि अरस्तु एक ऐसे सुपर साइंस की खोज करता है जो राज्य को अच्छे से अच्छा बना सके। ये दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस आ गया। वो सुपरमैन की खोज करते हैं, ये सुपर साइंस की खोज कर रहे हैं। प्लेटो अपने दार्शनिक राजा द्वारा आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है, परंतु अरस्तु ऐसे शास्त्र की रचना करना चाहता है जिसके निर्धारित नियमों का अनुसरण कर आदर्श राज्य की सृष्टि संभव हो सके। अगर शॉर्टकट में हम इसको बात करेंगे तो अरस्तु का विश्वास कानून के शासन में था। कानून की सर्वोच्चता और संवैधानिक शासन की वांछनीयता में विश्वास उसकी ऐसी धारणाएं थी जिसके आधार पर आज हम अरिस्टोटल को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। तो प्लेटो को मानने का जो दूसरा जो आधार रहा है, अरिस्टोटल को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस मानने का जो आधार रहा है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका जो कॉन्सेप्ट थी उसका उन्होंने प्रतिपादन किया, और वो भी बहुत ही तर्कसंग और विवेकी आधार पर। अरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस का जनक मानने का जो 3 मैंने अलग से जो कुछ पैरामीटर आपको बताए थे, उस पैरामीटर का जो पहला जो पैरामीटर था ये कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन का स्थापित किया। पॉलिटिकल साइंस को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में स्थापित किया। प्लेटो से पहले चाहे वो सुकरात हो, अरिस्टोटल से पहले चाहे वो सुकरात हो चाहे प्लेटो हो या सोफिस्ट विचारक हो या कन्फ्यूशियस विचारक हो, सभी के चिंतन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, बल्कि उन्होंने नीति शास्त्र के एक अंग के रूप में पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन पर जोर दिया था। इसके विपरीत अरस्तु पहला विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक कर उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। उसने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर किया। उसके अनुसार नीति शास्त्र का संबंध है, जो संबंध है वो उद्देश्यों से है, अर्थात एंड से है, जबकि पॉलिटिकल साइंस का संबंध है मीन से है, अर्थात उसको उद्देश्य को प्राप्त करने वाले साधनों से है।
तो उसने अरिस्टोटल से पहले जितना डिस्कोर्स था वो दोनों को जोड़ के रखता था, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस है वो है नीति शास्त्र के एक सबॉर्डिनेट के रूप में, सबॉर्डिनेट रूपी विषय के रूप में काम करता था, जबकि अरिस्टोटल ने इन दोनों को स्पष्ट रूप से पृथक करते हुए दोनों का कार्यक्षेत्र ही अलग बता दिया। अगला अगर बिंदु देखें तो उसके बिंदु था वह जिस मेथोडोलॉजी का उन्होंने यूज़ किया गया है उसके आधार पर भी हम अरिस्टोटल को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, और वह मेथोडोलॉजी थी आगमनात्मक विधि। अब सवाल यह है कि आगमनात्मक विधि होती क्या है। आगमनात्मक विधि का मतलब ये होता है कि बिना किसी पूर्व धारणा के वैज्ञानिक व तार्किकता के आधार पर अपने अध्ययन को स्थापित करना है। अर्थात पहले किसी ऐसी कोई पूर्व धारणा को नहीं बनाया जाए, कोई एक किसी भी कॉन्सेप्ट का या माइंड से मेंटल या फिजिकल रूप से उसको कॉन्सेप्टलाइजेशन नहीं किया जाए, उसका संकल्पनाबद्धीकरण नहीं किया जाए, बल्कि बिना किसी पूर्व धारणा के बिल्कुल लॉजिकली और साइंटिफिक तरीके से अपने अध्ययन को प्रस्तुत करना, यह होता है आगमनात्मक अध्ययन पद्धति। और इसी अध्ययन पद्धति के आधार पर उन्हें दुनिया के 158 संविधानों का अध्ययन किया, का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर उनके विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाले। तो यह आगमनात्मक जो मेथोडोलॉजी है उसको कई बार सामान्य से विशेष की ओर चलने वाला भी कहा जा सकता है, जिसके अंदर नहीं विशेष से सामान्य की ओर जाना, क्योंकि विशेष से सामान्य की ओर जाने वाली विधि भी उसको कहा जा सकता है। फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानने की दिशा में जो अगला जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह था अरिस्टोटल एक रियलिस्टिक थिंकर था। प्लेटो बहुत ही यथार्थवादी विचारक था। वो है किसी भी प्रकार की जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच थी, किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम से बचने का प्रयास करता है। इसलिए उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका आज भी पूरा समूचा संसार ऋणी है, वह था मध्यम मार्ग का सिद्धांत। अरिस्टोटल ने हमेशा मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उनके द्वारा जो पॉलिटिका जो कॉन्सेप्ट है वह पॉलिटिका कॉन्सेप्ट भी इसी मध्यम मार्ग के ऊपर अवलंबित है। वह किसी भी एक्सट्रीम स्थिति से बचना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था जब कोई किसी भी विषय में एक्सट्रीम उत्पन्न होगा तो उस एक्सट्रीम की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो स्वाभाविक रूप से है किसी न किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन अर्थात विनाश या असंतुलन पैदा होगा। इस असंतुलन को दूर करने के लिए अरिस्टोटल ने मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसका आज राजनीति विज्ञान ही नहीं पूरा समाज विज्ञान संकाय उनका ऋणी है। अरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानने की दिशा में एक जो लास्ट बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे वह था जियो पॉलिटिक्स और इको पॉलिटिक्स के संबंध में उनके जो विचार हैं वो उनका अध्ययन करना पड़ेगा। अरिस्टोटल ने राजनीति पर भूगोल और अर्थ के प्रभाव को स्थापित किया है। अगर पहले हम बात करें अर्थ की, तो अरिस्टोटल ने पहले ही कह दिया है, जैसा कि उनके मध्यमार्ग सिद्धांत किया है, कि अगर बहुत बड़ा असंतुलन गैप पैदा होगा कि एक समाज का एक वर्ग बहुत धनी हो जाता है, समाज का दूसरा बहुत निर्धन हो जाता है, तो वहाँ पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः राज्य का दायित्व है कि वह अपने जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं अर्थात अपने जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करके चलें। उसको एकदम लिबरल नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अगर हमने उसको लिबरल छोड़ दिया पूरी तरह से, वो उसको मुक्त कर दिया, तो वहाँ पे फिर वो संघर्ष की उत्पन्न हो जाएगी, और संघर्ष की उत्पन्न होगी तो वही क्रांति की स्थिति को जन्म देगा, और फिर उससे राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक होते हुए भी वे उसके सार्वजनिक उपभोग की बात करते हैं, ताकि जो राज्य के संबंध में जितने भी समस्याएं हैं उनका सरलता से समाधान हो सके। अगर उसके जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो अरिस्टोटल का मानना है कि राज्य के पास कोई ना कोई समुद्र का तट जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर समुद्र का तट होगा, उसी के समुद्र तट अगर नहीं होगा तो वहाँ पे व्यापार और निवेश प्रभावित होंगे। इसलिए राज्य का जो ज्योग्राफी इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसी न किसी रूप में उसका निकटतम जो संबंध है वह समुद्र तट से होना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दूसरे देशों के साथ आवागमन में सुविधा रहे। धन्यवाद। तो हम
आज हमने जो अध्ययन किया अरिस्टोटल के बारे में, वो पहला अध्ययन यह रहा कि पॉलिटिकल अरिस्टोटल को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है, उसे फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस किसने कहा। तो हमें कुछ बिंदुवार पहलुओं के आधार पर राज्य के संबंध में उनके विचार थे, सिटीजनशिप के संबंध में उनके विचार थे, कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में उनके विचार थे, गवर्नमेंट के संबंध में उनके विचार थे, कानून के संबंध में उनके विचार थे, जियोपॉलिटिक्स के संबंध में उनके विचार थे, इकोपॉलिटिक्स के संबंध में उनके विचार थे। ये इन विचारों के आधार पर हमने निकाला कि इनके अंदर वो सारे के सारे नवीनतम तत्व हैं जो हम आधुनिक राजनीति विज्ञान में इनका दावा किया जाता है। इसके अलावा तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें इसकी हमने चर्चा की, जिसमें हमने कहा एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को स्थापित करने की दिशा में एक ठोस शुरुआत की। दूसरा, उन्होंने इंडक्टिव मेथडोलॉजी का यूज़ किया गया, जिसे बहुत ही साइंटिफिक मेथडोलॉजी कहा जाता है। और जो तीसरा जिसे महत्वपूर्ण जो तत्व था वह था उनकी रियलिस्टिक अप्रोच। तो इन बिंदुओं के आधार पर राजनीति विज्ञान के में अरिस्टोटल को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जैसा कि मैक्सी ने कहा है, वह कहना बहुत ही न्यायोचित है। धन्यवाद।